नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार किन पहलुओं को जोड़ा गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीति विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका प्रारंभिक नाम नगर राज्य और फिर उसके विकसित और विस्तृत स्वरूप को राजनीति विज्ञान कहा जाने लगा। यानी टेक्नोलॉजी का युग या वैज्ञानिक युग या समय और परिस्थिति के अनुरूप जो शासन प्रणाली के कार्य करने के तरीके में बदलाव आया, उस रूप की हम आज चर्चा उल्लेख करने जा रहे हैं। आधुनिक लेखक शक्ति को मान्यता देते हैं कि शक्ति ही सत्य है। आधुनिक विचारकों ने दंड शक्ति को भी महत्व दिया। दंड शक्ति या शक्ति का क्या महत्व है राजनीतिक व्यवस्था में, क्योंकि आप सभी को विदित है बिना दंड व्यवस्था के, न्याय व्यवस्था के समाज को सुव्यवस्थित, निर्देशित और नियंत्रित करना बहुत कठिन है। व्यक्तिवादी विचारकों की यदि अपन बात करना चाहें तो भी हमने ये पाया कि व्यक्ति के पास प्रारंभिक दौर में मूल में जो अधिकार पाए जाते थे, J.S. मिल जैसे मानते हैं, रूसो, बोंदा, जॉन लॉक, ये सब लेखकों का मानना है व्यक्ति जन्म से ही अपने पास अधिकार लेकर आता है। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। लेकिन इन अधिकारों को एक समय सीमा के बाद प्रोटेक्शन की आवश्यकता हुई, सुरक्षा की आवश्यकता पड़ी, व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी, तो इसके लिए किसी शक्तिशाली संस्था का होना जरूरी है। कहने का तात्पर्य है व्यवस्थापिका होनी चाहिए, कार्यपालिका होनी चाहिए, न्यायपालिका होनी चाहिए। ये व्यक्तिवादी विचारक इनडायरेक्ट रूप में कह रहे हैं। लेकिन प्रतिनिध्यात्मक शासन व्यवस्था के दौर में संविधान, शक्ति, व्यवस्था, न्याय, कानून, ये सब पहलू हमारे सामने आए तो लेखकों ने शक्ति को सत्य माना। और ये सत्य भी है कि समाज या अव्यवस्था, अराजकता, अशांति, आक्रोश, इन सब के लिए संगठन की शक्ति या शक्ति का होना बहुत जरूरी है। व्यवस्था के लिए आधुनिक लेखक, जैसे यदि अपन व्यवहारवादी दृष्टिकोण की बात करें, डेविड स्टन की बात करें, तो उस लेखक ने भी इस बात को स्वीकार किया कि जो मानव का राजनीतिक व्यवहार है, उस मानव के राजनीतिक व्यवहार को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए हमें तकनीक का प्रयोग भी करना पड़ेगा, हमें विज्ञान का प्रयोग भी करना पड़ेगा, हमें अंतर अनुशासनात्मक पद्धति का प्रयोग भी करना पड़ेगा, अन्य समाजशास्त्रों के अध्ययन को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हमारे सामने। मानव के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया आधुनिक विचार धारा या विचारकों ने। उनका कहना था कि यदि हमें जनमत की शक्ति चाहिए सत्ता प्राप्ति के लिए, शासन व्यवस्था के संचालन के लिए, तो हमें सबसे पहला पॉइंट ही ये समझना पड़ेगा कि मानव का मनोविज्ञान क्या कहता है। क्योंकि मानव मनोविज्ञान के अनुरूप काम करता है, अपने व्यवहार को हमारे सामने प्रदर्शित करता है, और उसके मनोवेग या उसकी मन भावना के अनुरूप यदि कार्य कर दिया जाए तो वह उस शासन व्यवस्था के फेवर में, पक्ष में अपना मत देता है। तो आधुनिक दृष्टिकोण में ये पहलू जोड़ा गया कि मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाए, जिसे हम वर्तमान समय में देखते हैं। 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक नागरिक को बिना किसी जाति, भाषा, धर्म, रंग, लिंग के भेदभाव के मतदान का अधिकार दिया गया।
फिर दूसरी बात है सांख्यिकी के प्रयोग पर बल दिया गया, यानी आधुनिक दृष्टिकोण सांख्यिकी पद्धति पर बल दे रहे हैं कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में सांख्यिकी पद्धति को साथ रखा जाए, अंक गणित को साथ रखा जाए। कहने का तात्पर्य है संख्या का महत्व है। यदि बहुमत के शासन को देखें तो भी संख्या का महत्व है। सरकार निर्माण की प्रक्रिया को देखें तो भी संख्या का महत्व है। यदि हम व्यक्तिगत स्टडी के हिसाब से विद्यार्थी जीवन के रूप में स्टडी कर रहे हैं और रिजल्ट को देखें तो भी अंकों का या संख्या का महत्व है, परसेंटेज सिस्टम का महत्व है। तो सांख्यिकी पद्धति जिस प्रकार राजनीति विज्ञान मानव के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करता है, ऐतिहासिक पक्ष का करता है, समाजशास्त्र सामाजिक पक्ष का अध्ययन करता है, अंक गणित अंकों का अध्ययन करता है, ज्यामिति शास्त्र लंबाई चौड़ाई का अध्ययन करता है, जीवन विज्ञान जीवन का अध्ययन करता है, नीति शास्त्र नैतिकता का अध्ययन करता है, मनोविज्ञान मानव के मन स्थिति का अध्ययन करता है, अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक पहलू का अध्ययन करता है। तो आप देखिए सब सब्जेक्ट है मानव से ही जुड़े हुए। तो यहाँ राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव है और उसकी अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। तो आधुनिक दृष्टिकोण में सांख्यिकी पद्धति के प्रयोग पर बल दिया गया। फिर राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में तकनीक पर बल दिया गया। तकनीक माने टेक्नोलॉजी, नई नई तकनीक, नए आयाम, नए प्रोग्राम, नई प्रक्रियाएं, नई प्रणाली, इन सब का प्रयोग किया जाए। क्यों? क्योंकि आज का युग वैज्ञानिक युग है और समस्याओं का समाधान भी वैज्ञानिक तरीके से ही संभव हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं, आज इंटरनेट से, नेट सिस्टम से, टेक्नोलॉजी से हम बहुत सारे कार्यों को एक तो रफ्तार से, एक समय अवधि से पूर्व, यानी विलंब नहीं होता, सब सिस्टम ऑनलाइन हो गया। तो ये तकनीक के प्रयोग के कारण है। आधुनिक दृष्टिकोण ने कहा इन सब की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि जनाधिक्य है और समस्याएं अनेक हैं। उनके समाधान के लिए, प्रोग्रेस के लिए और विस्तार के लिए, हमें विकास के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ेगा। शुद्ध विज्ञान, प्योर साइंस के प्रयोग पर बल दिया, यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम अटल और निश्चित होते हैं, वैसे ही यहाँ भी ये कहा जा रहा है राजनीति विज्ञान के अध्ययन में इन सब का प्रयोग किया जाए ताकि निश्चित रिजल्ट निकाले जा सकें, निष्कर्ष निकाले जा सकें, लक्ष्य की पूर्ति की जा सके। हालांकि यह मानव है अध्ययन का केंद्र बिंदु, उसमें परिवर्तनशीलता है और परिवर्तनशील प्राणी के स्वभाव के आधार पर किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। फिर भी ये प्रयास है इसमें शुद्ध विज्ञान का प्रयोग किया जाए। इसके साथ साथ मूल्य निरपेक्षता पर बल दिया गया है। आधुनिक दृष्टिकोण में, आधुनिक दृष्टिकोण कहता है कि व्यक्ति निष्ठता के स्थान पर सार्वजनिक हितों की पूर्ति के आधार पर कार्यों को संपन्न किया जाना चाहिए। क्योंकि अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव है और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को व्यापक बनाने के लिए, उद्देश्य की पूर्ति के लिए, टारगेट को पूरा करने के लिए, क्योंकि राज्य एक लोक कल्याणकारी संस्था है और इसमें जो कार्य हों वो मूल्य निरपेक्षता के आधार पर हों, मूल्य सापेक्षता के आधार पर ना हो। क्योंकि जो रिजल्ट निकलेगा, जो जिस बेस पे काम किया जाएगा, वो जनमत की शक्ति की भावनाएं हैं उसमें, जन इच्छाएं हैं उसमें, और उसकी पूर्ति के लिए सार्वजनिक हितों का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है।
इसके साथ ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन में समग्रता पर बल दिया गया, व्यापकता पर बल दिया गया, यानी दृष्टिकोण को व्यापक रखो। जैसा मैं बता रही थी, समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, जीवन विज्ञान, ज्यामिति शास्त्र, अंक गणित, सभी सब्जेक्ट अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं, लेकिन एक मानवीय पहलू के आधार पर यदि हम कहें, राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि हम समझाना चाहें, तो राज्य का टारगेट बहुत बड़ा होता है, व्यापक होता है। राज्य की उत्पत्ति मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुई और उसका अस्तित्व अच्छे जीवन के लिए होते हैं। तो मानव जीवन को सुंदर बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए, आनंदमय बनाने के लिए राज्य को कार्य करना है। तो उसको अन्य सभी समाजशास्त्रों से संबंध स्थापित करके चलना चाहिए। अंतर अनुशासनात्मक पद्धति पर बल दिया है। ये भी ठीक उसी प्रकार से है कि अंतर अनुशासनात्मक पद्धति, जैसा हम कह रहे हैं राज्य के अतीत का अध्ययन, वर्तमान का अध्ययन, भविष्य का अध्ययन, तो तीनों पीरियड को पढ़ना पड़ेगा, तीनों ही अवस्थाओं का अध्ययन करना पड़ेगा। अंतर अनुशासनात्मक पद्धति हमें यह बताना चाहती है, इंटरप्रेन्योरशिप, व्यक्तिवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा, लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा, मिश्रित विचारधारा, तो ये सारी विचारधाराएं यदि हम अलग अलग अध्ययन करते हैं राज्य के स्वरूप में, कोई राज्य को वर्गीय संस्था मानता है, कोई राज्य को स्वाभाविक संस्था मानता है, कोई राज्य को देवीय संस्था मानता है, कोई राज्य को आदर्शवादी सिद्धांत के हिसाब से राज्य को बहुत सर्वोच्च संस्था मानता है। राज्य का अपना अपना रूप है और विचारधाराएं अपने अपनी जगह पर सही हो सकती हैं, लेकिन सभी का अध्ययन करने के बाद एक विश्लेषण निकलता है कि हमारे स्वयं के क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति क्या है, जनसंख्या क्या है, लोगों के रहने सहने का ढंग क्या है, सारी चीज़ें अध्ययन में ध्यान में लाकर हम किसी विचारधारा के अनुरूप कार्य कर सकते हैं। तो अंतर अनुशासनात्मक पद्धति में विचारधाराओं का समन्वय तो है ही, इसके साथ साथ सभी सब्जेक्टों को साथ में लेकर चलना है, दृष्टिकोण को व्यापक स्तर पर अडॉप्ट करना है और अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए, विकास के लिए दूसरे देशों से समन्वय स्थापित करने हैं। वैदेशिक संबंध है, व्यापारिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, खेलकूद के संबंध है, इन सब बातों को भी सम्मिलित करना या आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर समझाया गया। तो आज हमने अध्ययन किया राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में आधुनिक दृष्टिकोण वाले लेखकों का क्या मानना है और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि आधुनिक दृष्टिकोण ने शक्ति को महत्व दिया, दंड व्यवस्था को महत्व दिया, न्याय व्यवस्था को महत्व दिया, मानव के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन को जोड़ने पर सबसे ज़्यादा बल दिया कि उसको समझे बिना शक्ति, सत्ता और वैधता को स्थापित नहीं किया जा सकता। नमस्कार।